हाय स्टूडेंट्स, केडी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ बेटे सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जान लिया था सहसंयोजी अणु की स्ट्रक्चर के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में हमने जाना। बहुत सारी हमने सहसंयोजी स्ट्रक्चर भी बनाई थी। मैंने एक दो स्ट्रक्चर आपको दी भी थी कि आपको ड्रॉ करनी है वो, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आज हम बात करेंगे बेटे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे कार्बन के अपरूप के बारे में। कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए भाई, तो हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में। पहला टर्म्स हमारा होगा कार्बन के अपरूप, ठीक है बेटा। कार्बन के जो अपरूप होते हैं बेटे, मुख्य रूप से कार्बन के जो अपरूप अगर मैं बात करूं, दो माने जाते हैं, जबकि उसके अलावा भी एक दो और भी हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स। तो ये क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। अब कार्बन के जो अपरूप है, मैं तीनों अपरूप लेकर चलूंगा यहाँ पर। पहला हमारा आता है ग्रेफाइट, सॉरी हीरा, डायमंड बोल देते हैं जिसको। और दूसरा हमारा होता है ग्रेफाइट, ठीक है बेटा। और तीसरा हमारा होता है क्या भैया? फ्लोरिन्स, फ्लोरिन, ठीक है बेटा। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। तो इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देकर चलता हूँ थोड़ा जल्दी में। तो इनकी स्ट्रक्चर पर जरा आप लोग ध्यान देंगे, जो इनकी स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे कि जो हीरा होता है बेटे, हीरे की जो स्ट्रक्चर होती है, अगर मैं बात करूँ हीरा जो होता है बहुत कठोर होता है। तो हीरे की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है बेटे? त्रियामी संरचना होती है, जिसे 3D बोल देते हैं, त्रिआयामी संरचना होती है, ठीक है बेटा। जबकि ग्रेफाइट की कैसी स्ट्रक्चर होती है? आपने देखा षटकोणीय। कैसी होती है बेटे? इसमें षटकोणीय व्यू होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं? षटकोणीय व्यू होते हैं, ठीक है बेटा। और फ्लोरीन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी तरह होती है? एक फुटबॉल की तरह होती है। किसकी तरह होती है बेटे? फुटबॉल की तरह, ठीक है बेटा। तो अब मैं बात कर लेता हूं, जो हीरा है बेटे ये क्या होता है? बहुत शॉर्ट में बता के चल रहा हूं आपको। हीरा क्या है बेटे? इनके बारे में बड़ी क्लासों में भी आप लोग जानेंगे। ये क्या है? एक मतलब हीरा बहुत कठोर होता है। कैसा होता है बेटे? कठोर होता है, ठीक है। बट ग्रेफाइट कैसा होता है बेटे? मुलायम होता है। और कैसा होता है बेटे? मुलायम के साथ कैसा है? फिसलनशील भी होता है। कैसा होता है बेटे? फिसलनशील। आपने कच्ची पेंसिल देखी है ना? हाँ बेटे, कच्ची पेंसिल के अंदर जो नोब होती है वो, उसके अंदर जो नोब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जिसे आप लोग क्या करते हो? कटर से, मतलब शॉर्पनर से छील लेते हो। तो इसका मतलब क्या है? इतनी मुलायम होती है कि हम उसे काट भी सकते हैं चाकू से, ठीक है बेटा। मगर चिकनी बहुत होती है, ठीक है बेटा, फिसलनशील होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कि जो कार्बन है हमारा, पहले मैं इनका ही वर्णन कंप्लीट करता हूँ। मतलब हीरा जो है, कार्बन का जो अपरूप हीरा जो है, ये बेटे याद रखना विद्युत का क्या होता है? अचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का अचालक होता है। एक बात ध्यान रखना, अचालक होता है। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, क्या पता है? जो कार्बन परमाणु है हीरे के अंदर, कार्बन परमाणु याद रखना चार बंध बनाता है। मतलब चारों परमाणु, जो कार्बन के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसलिए ये क्या होता है? विद्युत का बेटे अचालक होता है। बट हीरे में जो है तीन बंध बनाने में भाग लेते हैं, बट एक जो होता है उसी के कारण क्या होती है? इसके अंदर चालकता होती है बेटे, क्योंकि तीन तो इलेक्ट्रॉन्स बंध बना लेते हैं, इसमें तीन बंध होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं कह सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखने वाला पॉइंट हमारा ये बहुत ज़रूरी है भाई, कि ये जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का क्या होता है भैया? चालक होता है। विद्युत का क्या होता है? चालक। विद्युत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत का क्या होता है भैया? चालक होता है, ठीक है बेटा। ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर होता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? हीरा जो होता है बेटे, एक बात और भी मैं बता देता हूँ। जो हीरा है मतलब एक तो नेचुरल होता है, हम हीरे को आर्टिफिशियल तरीके से भी बना सकते हैं बेटे। कार्बन के द्वारा हम हीरे को आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, इनमें बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है? इनके आकार में अंतर होता है, बाकी नेचर सेम होता है, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, नोट पॉइंट में ध्यान रखना, हीरा
एवं ग्रेफाइट की संरचना भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं, जबकि रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे ये बात। इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके समान होते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में वो जान लेते हैं। जो हमारा क्या है फ्लोरीन्स है, ये कार्बन का ही क्या है, एक कार्बन के अपर रूप का अन्य वर्ग है। कार्बन 60 C60 मतलब कार्बन के परमाणु फुटबॉल की तरह व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात जानकारी दी मैंने आपको किसके बारे में बेटे, कार्बन के अपरूप के बारे में। नेक्स्ट हमें जानना है बेटे, कार्बन के अपरूप की कहानी खत्म हो जाती है हमारी यहाँ से, और इसके बारे में डीपली आप लोग देख सकते हैं किसमें बेटे, बुक के अंदर। तो हमें जो ध्यान देना है, अगला हमारा टर्म्स आ जाता है क्या बेटे, कार्बन के मुख्य गुण। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं बेटे कार्बन के गुण के बारे में। ठीक है, कार्बन के जो मुख्य गुण हैं, नंबर 1, पहले गुण की बात करूं तो मैं संयोजकता, और दूसरे गुण की बात करता हूं मैं श्रृंखलन। ठीक है बेटा, श्रृंखलन, तो दोनों प्रॉपर्टी को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी बेटे, श्रृंखलन की। ठीक है बेटा, श्रृंखलन की, चलिए नहीं, पहले हम संयोजकता की बात कर लेते हैं। संयोजकता, संयोजकता। ठीक है बेटा, अब संयोजकता को जानने से पहले एक बात पर भी हमें गौर करनी होगी कि संयोजकता हमें बेटे, संयोजकता कई तरीके से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको बस नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ी क्लासों में भी इसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहेगी। ठीक है, वहाँ पर आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, फिलहाल में यहाँ छोटे से तरीके से आप लोग सीख लीजिएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन का प्रतीक क्या है बेटे। तो हम जानते हैं कार्बन का प्रतीक है बेटे क्या, C, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना निकलेगा, 2,4। बोरबरी के नियम के अनुसार बता रहा हूँ। तो इसे मैंने बता रखा है पहले भी, क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वैलेंसी सेल का है। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, क्या बेटे, कि कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं, अब ये ना तो त्याग सकता है ना ही क्या कर सकता है बेटे, ग्रहण कर सकता है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी थी पहले भी, पिछली वीडियो में। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये क्या करेगा, अन्य परमाणु से या तो स्वयं के साथ या अन्य परमाणु से क्या करेगा, साझा करेगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, नॉर्मल सी बात है, हमें लिखना है
कार्बन के संयोजी कोष में कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो कार्बन ठीक है, कार्बन से या अन्य परमाणु से साझे द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करके स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है बेटा, अतः कार्बन की संयोजकता चार होती है। ठीक है बेटा, तो कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो कार्बन से या अन्य परमाणु से साझे द्वारा अपने अष्टक क्या करता है, अपना अष्टक पूर्ण करके स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। बेटे अगर स्थायी विन्यास प्राप्त करता है तो मैं कह सकता हूं तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी बेटे, यहाँ पर 4 होगी। ठीक है बेटे, तो चलिए कार्बन की संयोजकता 4 कैसे होती है वही मैं आपको बता के चलता हूं यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो जो मेरा कार्बन होता है बेटे, कार्बन 1 2 3 4, या तो कार्बन 4 वैलेंसी ऐसे पूरी कर सकता है। ठीक है बेटा, या कार्बन 2 वैलेंसी इधर साइड से, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर मेरा क्या है, राइट हैंड है ना, राइट हैंड साइड से पूरी करें, एक वैलेंसी लेफ्ट हैंड साइड से, और एक वैलेंसी कहां से करें, डाउन से करें। ठीक है बेटा, या फिर ऐसे भी कर सकता है, 2 वैलेंसी इधर से पूरी करें, एक इधर से पूरी कर ले, एक इधर से कर ले, इधर से कर ले, इधर से कर ले, एक ही बात है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि सर ने तो ऐसे लगाया, हमें भी ऐसे लगाना है, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया है। ठीक है बेटे, कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। ऐसा भी हो जाता है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से एक तरफ से वैलेंसी पूरी कर लेता है और इधर एक तरफ एक की ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत ज़रूरी नहीं, हम लोग क्या समझेंगे कि हमें वो इधर से ही पूरी करनी है, 3 इधर से, एक इधर से भी, इधर से भी, इधर से किधर से भी कर सकता है एक वो। ठीक है बेटा, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी ऐसे पूरी करनी है हमें, जब भी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है बेटा, चलिए कार्बन की वैलेंसी के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन बट मैं कुछ तत्व और बता देता हूं जिनकी संयोजकता की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तत्व और संयोजकता जिनकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है बेटा, तत्व लाइक दिस, हाइड्रोजन की मैं बात करूं बेटे 1 होती है, कार्बन की बात करूं मैं कितनी होती है, 4 होती है, नाइट्रोजन की बात करूं मैं 3 होती है ना, ऑक्सीजन की बात करूं मैं 2 होती है बेटे, और किसकी जरूरत पड़ सकती है, मैं Cl की या फिर F की, इनकी 1 होती है, ज़रूरत हमें ज़्यादा से ज़्यादा S की पड़ सकती है, कितनी होती है, 2 होती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी मेरी आ जाती है क्या, कैटिनेशन या श्रृंखलन में जिसको बोलता हूँ, क्या बेटे, श्रृंखलन। ठीक है, ये श्रृंखलन क्या होता है इसको ही मुझे बताना है। सेकंड टर्म से मेरा श्रृंखलन आता है। ठीक है बेटा, और श्रृंखलन में मुझे करना क्या है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम जानेंगे किसके बारे में बेटे, श्रृंखलन होता क्या है। ठीक है बेटे, श्रृंखलन का मतलब क्या है, कार्बन में, किसमें बेटे, कार्बन में कार्बन
के साथ या अन्य परमाणुओं से, या परमाणु से लिख सकते हैं, अन्य परमाणु से आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इसने कहा कि कार्बन में कार्बन के साथ या अन्य परमाणु के साथ क्या करने के, मतलब बड़ी संख्या में आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसी गुण को मैं क्या कहूँगा बेटे, श्रृंखलन कहूँगा। और याद रखना श्रृंखलन में होता क्या है, कार्बन के साथ कार्बन के साथ इस तरह से, इस दिशा में क्या बना सकता है, बंध बना सकता है। या फिर कार्बन से इस दिशा में। ये बेटे 4 डंडे क्यों लगा रहा हूँ मैं, पता है ना आपको बेटे? कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए लगा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ दर्शाया था। ठीक है बेटे, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 पूरी हो गई, 1 2 3 4 पूरी हो गई। तो ये कहना चाहता है स्वयं के साथ, और ये बताना चाहता है अन्य परमाणु से। ठीक है बेटा, क्या बनाता है, अन्य परमाणु से साझा करके क्या करता है, अपनी वैलेंसी को पूरा करता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये टर्म्स तो मेरा यहाँ से हो जाता है क्लियर। कार्बन की मैंने आपको बता दी है क्या, संयुक्ता के बारे में भी और श्रृंखलन के बारे में भी। अब मुझे जानना है किसके बारे में बेटे, कार्बनिक यौगिक क्या है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट टर्म जान लेते हैं हम, कार्बनिक यौगिक। चलो भाई, तो अब जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, कार्बनिक यौगिक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता के चलता हूँ आपको, ये ध्यान रखना बेटे, नोट पॉइंट डाल लेना। ये बात तो मैं तुम्हें बता दी है कि कार्बन के साथ या अन्य किसी भी परमाणु के साथ, लाइक दिस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है बेटा, क्लोरीन के साथ क्या बना सकता है, बंध बना सकता है। ठीक है बेटा, पर ये बात ध्यान रखना, कार्बन व अन्य तत्व के मध्य बंध प्रबल होते हैं। ठीक है बेटा, ये टर्म्स तो मेरा क्लियर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे जानना है किसके बारे में बेटे, कार्बनिक रसायन क्या है। ठीक है बेटे, हालांकि हम कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं बहुत देर से, लेकिन फिर भी मैंने कहीं अभी आपको इसके बारे में डिफाइन नहीं किया है, तो मैं सबसे पहले डिफाइन करके चलूँगा कि कार्बनिक रसायन क्या है हमारा। कार्बनिक रसायन, ठीक है बेटा, कार्बनिक रसायन है क्या, जरा उसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले। कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं भैया, हम अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा। अब कार्बनिक यौगिकों का जो अध्ययन करते हैं, अब इसमें एक लॉजिकल पॉइंट आ जाता है, और वो लॉजिकल पॉइंट क्या है भैया, कार्बनिक यौगिक। आखिर कार्बनिक यौगिक क्या है? चलो पहले कार्बनिक यौगिक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है बेटा। कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक का मतलब है जिसमें कार्बन का क्या हो, अवयव हो। तो मैं कह सकता हूं वे यौगिक जिनमें कार्बन क्या होता है भैया, प्रमुख अवयव होता है। वे यौगिक जिनमें कार्बन प्रमुख अवयव होता है। ठीक है बेटा। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन प्रमुख अवयव होता है, या मैं मुख्य अवयव कह सकता हूं, वही मेरे क्या कहलाते हैं बेटे, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब कार्बनिक यौगिक अगर यहाँ पर शब्द आया है तो उस पर लेकर भी एक चर्चा की जाती है, जिसे मैं कहता हूं क्या बेटे, जैव शक्ति सिद्धांत। क्या बेटा, जैव शक्ति सिद्धांत। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जैव शक्ति सिद्धांत किससे जुड़ा है बेटे, कार्बनिक यौगिक से ही जुड़ा है। तो जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में मैं आपको बता देता हूं पहले, जैव शक्ति सिद्धांत था क्या और किसने इसको प्रस्तुत किया और किसने इसका अंत किया। ठीक है बेटा। तो हमारी रसायन विज्ञान के जो पितामह हैं, जिनका नाम क्या है बेटे, बर्जीलियस। ठीक है, वर्जीलियस। तो वर्जीलियस जो थे हमारे, वर्जीलियस ने, अगर मैं बात करूं तो जैव शक्ति सिद्धांत की शुरुआत की थी। और वर्जीलियस का कहना क्या था या मानना क्या था, उनका मानना था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं बेटे, ये क्या है, मतलब इनको जैव शक्ति द्वारा ही बनाया जा सकता है। मतलब जैव शक्ति का मतलब होता है देवनी शक्ति, प्राकृतिक, ईश्वर द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। किसको बेटे, कार्बनिक यौगिकों को। ये बात किसने बताई? इस बात का निर्णय कौन कर रहा था? वर्जीलियस कर रहा था। और वर्जीलियस ने जब ये बात बता दी, तो वर्जीलियस के बाद एक साइंटिस्ट आए, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, लेकिन पहला साइंटिस्ट जिसे माना जाता था वो कौन थे? वोहलर। कौन थे भैया? वोहलर। अब वोहलर ने क्या किया, वोहलर को ये बात सही नहीं लगी, और वोहलर ने प्रयोगशाला में क्या करने शुरू कर दिए, प्रयोग करने शुरू कर दिए। और सर्वप्रथम एक यौगिक बना प्रयोगशाला लैब के अंदर, जिसका नाम क्या था भैया, यूरिया। और यूरिया को जो बनाया गया था वो किससे बनाया गया था बेटे? अमोनियम साइनेट, NH4CnO से। ठीक है बेटा। इसको गर्म करके, मतलब अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बनाया गया, हमारा यूरिया बनाया गया। और यूरिया का सूत्र क्या होता है बेटे? NH2CO NH2। तो प्रयोगशाला लैब में बनने वाला सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक जो है वो कौन है भैया? यूरिया है। कौन सा है भैया? यूरिया है। यूरिया को सर्वप्रथम लैब के अंदर बनाया गया, यही कार्बनिक यौगिक था। बट इकले थे, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत करने में थोड़े हिचक मान रहे थे। लेकिन याद रखना, उसके साथ साथ जब यूरिया बना, यूरिया के साथ मीथेन, मतलब मार्स गैस जिसे बोलते हैं, मीथेन का निर्माण हुआ, एसिटिक अम्ल का निर्माण हुआ। ठीक है बेटा, एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इनका निर्माण करने वाले भी साइंटिस्ट थे लाइक दिस, जैसे बर्थेलो थे, कोल्बे थे। ठीक है बेटा। इन वैज्ञानिकों ने मिलकर फिर वोहलर का साथ दिया, और जब जाके ये क्या भैया, जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हुआ भैया, एंड हुआ, अंत हुआ। और तब से जाकर ये माना जाने लगा कि प्रयोगशाला लैब के अंदर, या मैं कह सकता हूँ प्रयोगशाला के अंदर, वही बात है लैब या प्रयोगशाला, प्रयोगशाला के अंदर किसको भैया,
कार्बनिक यौगिक को बनाया जा सकता है। तो एक बात और भी ध्यान रखेंगे, हमारे पास अधिकतर कार्बन से बने रिलेटेड जो यौगिक हैं, जैसे कि मैं कार्बोनेट की बात करूं, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट जो है, केवल इनको छोड़कर अधिकतर जो कार्बन के यौगिक हैं उनका सबका अध्ययन कहाँ करते हैं, हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है बेटा, क्योंकि कार्बन के जो यौगिक है लाइक दिस, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अब जरूरी थोड़ी ना है कि कार्बोनेट एक ही होता है, कैल्शियम भी हो सकता है, तो उनका अध्ययन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। बाकी का सभी का लगभग हम कार्बनिक रसायन के अंदर ही करते हैं। चलिए भाई, अब मेरा मेन मकसद है बेटे, मैंने आपको बता दिया कार्बनिक रसायन क्या है, मैंने आपको बता दिया कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। अब मेरा मेन मकसद होगा कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस टाइप से किया गया बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, इतना तुमने ये जाना है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्यों टर्म्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे ही केमिस्ट्री की नींव रखी जाएगी। अगर ये तुम्हारा क्लियर हुआ तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ से ही मैं तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या सिखाऊंगा भैया, नस सिखाऊंगा, कैसे पकड़ी जाती है। ठीक है बेटा, चलो तो बेटे जान लेते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक। जरा ध्यान से समझेंगे भाई, कार्बनिक यौगिक जो है बेटे, इसको जो वर्गीकृत किया गया वो दो भागों में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक भाग को अच्छे से समझ कर चलेंगे बेटे। तो पहला तो आता है हमारा अचक्रीय। क्या बेटे? अचक्रीय यौगिक। ठीक है बेटा, ये कार्बनिक यौगिक कह देंगे। और दूसरा हमारा आता है बेटे कौन से? चक्रीय यौगिक। ठीक है बेटा, अचक्रीय जो होते हैं हमारे पास, उनके बारे में हमें जानना है। अचक्रीय कौन से होते हैं और चक्रीय कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहली बात क्या है, अचक्रीय का मतलब होता है जब कार्बन कार्बन क्या हो भैया, कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर श्रृंखला या शाखा बनाए। मैं कह सकता हूं क्या बनाए बेटे? शाखा बनाए। ठीक है, क्या बनाए? शाखा। रिंग ना बनाए बेटे, क्या ना बनाए? रिंग ना बनाए, शाखा बनाते हैं तो कैसे कहलाते हैं? अचक्रीय। और जब कार्बन से जुड़कर क्या बनाए भैया? रिंग बनाते हैं, तो कौन से कहलाते हैं? हमारे चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो यौगिक अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा कार्बनिक ले लेते हैं, कार्बनिक यौगिक। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था। जैसे चक्रीय है, क्या मान लेंगे बेटे? कार्बनिक यौगिक। ठीक है बेटा, तो चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम। अचक्रीय कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है बेटा, नंबर 1 हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारा आता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। चलिए चक्रीय यौगिक की बात करूं मैं, आपके लेवल की बात नहीं है वैसे। चक्रीय यौगिक में भी हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक आते हैं हमारे पास बेटे विषम चक्रीय, एक आते हैं हमारे पास समचक्रीय, जिसमें हमारा एक तो होते हैं हमारे पास समचक्रीय, एक होते हैं हमारे पास विषम चक्रीय। ठीक है बेटा, ठीक है, इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, ये खैर बड़ी क्लासों में जानोगे, छोड़ो। इसमें एक टॉपिक आएगा आपका एरोमेटिक, मैं ऐसे लिख देता हूँ एरोमेटिक। और एरोमेटिक जो होता है आपका बेंजीन होता है, वो उसकी वलय संरचना आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर।
बस एरोमेटिक ध्यान रखना, ठीक है, इसी का ही पार्ट होता है वो। तो हाइड्रोकार्बन मेन चीज क्या है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न तो तुम्हें पता चल रहा होगा, क्योंकि इसके शब्द से ही पता चल रहा है, जिसकी व्युत्पत्ति हाइड्रोकार्बन से होती है वही हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है मेरा, जो कार्बन कोमा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर, केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है बेटा, वही मेरे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोकार्बन को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है बेटे, दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट्स हमारा होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटे, एल्केन के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की भी दो टाइप्स मानी जाती हैं, वो कौन कौन सी बेटे, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है बेटा, एल्कीन और एल्काइन। अब एल्केन को पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है और एल्कीन को ओलोफिन के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटे मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने जो तुम्हें ये वर्गीकरण बताया है आप सबको याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हें देने वाला हूं क्या भैया, एक मसाला। और कैसा मसाला, धमाके वाला मसाला। क्योंकि जो मैं धमाके वाला मसाला आपको देने वाला हूं वो लगा के यहाँ से बड़ी क्लासों तक आपको क्या कर देगा, एकदम ठोस बना देगा बेटे। क्या बना देगा, ठोस बना देगा एकदम कतई। क्यों ठोस, इसलिए बना देगा कि तुमने अगर मेरी ट्रिक कहीं भी लगाई तो वो ट्रिक कभी भी तुम्हें क्या नहीं करने देगी भैया, मार नहीं खाने देगी। लेकिन उससे पहले मुझे ये जो टर्म्स लाना है मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। पहले जो मसाला लाना है मुझे नेक्स्ट वीडियो में लाना है। बस मैं आपको जो टर्म्स बता रहा हूँ उनको आपको बहुत ज़रूरी क्या करना है बेटे, याद करना है। जैसे कि आप लोग कार्बन की संख्या से वाकिफ होंगे, अगर नहीं है तो ध्यान रखना, ये जो नामांकन होता है इनका, तो C1 मेथ को, C2 एथ, इंग्लिश में हिंदी में तुम याद रख लेना, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, उसके बाद हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कुछ नहीं करना है, बस आपको यही बात याद रखनी है, क्योंकि इससे आगे आपको मिलने वाला है धमाकेदार मसाला, ठीक है बेटा। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ भैया, ये हाइड्रोकार्बन जो है हमारा किस प्रकार से अपना जाल बिछाता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे हम श्रृंखला बनाते हैं, सब चीज़ को एकदम गजब तरीके से सीख कर चलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।